हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को फॉर्म 10 BD, ये जो ऑडिट रिपोर्ट है, जो इंस्टीट्यूशन और ट्रस्ट सेक्शन 11 और 12 का बेनिफिट ले रहे हैं, उनको एडिशनल ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी पड़ती है फॉर्म 10 BD। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फाइल करते हैं क्योंकि ऑडिट है, तो उनके लॉगिन से ही फाइल होती है। तो ये फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या क्या डिटेल्स की रिक्वायर्ड होगी, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बेसिकली ये ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन जो कि सेक्शन 11 एंड 12 का बेनिफिट ले रहे हैं, उनकी ऑडिट रिपोर्ट है। तो सबसे पहले आपको कंप्यूटेशन बनाना है। कंप्यूटेशन में क्या है कि टोटल इनकम साल भर की कितनी है, आप उसके बाद 15% उसमें से हटा दो, क्योंकि ये अलाउड है सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 AB के तहत। फिर बैलेंस जितना आएगा 85% वो अप्लाई करना रहता है ड्यूरिंग द ईयर। बट अगर हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं 85% तक, तो हम इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और हमारे पास 5 years तक का ऑप्शन होता है कि हम उसको अप्लाई कर ले। इसके लिए भी एडिशनल फॉर्म फिल करके असेसिंग ऑफिसर को बताना पड़ता है कि हम एक्यूमुलेशन का ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं। और फॉर्म 10 भी आपको रिटर्न फाइलिंग के पहले पहले जमा करना है। वैसे ही अगर कोई ऐसी इनकम है जो कि आपको रिसीव नहीं हुई, इस वजह से आपने अप्लाई नहीं करा है, तो उसके लिए भी एक अलग ऑप्शन है कि डीम्ड एप्लीकेशन का। सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 की एक्सप्लेनेशन 1 में बताया गया है क्लॉज 2 में कि आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको इनकम रिसीव नहीं हुई है तो उसको डीम्ड एप्लीकेशन माना जाएगा इस साल, बट जिस साल रिसीव हो उस साल आपको अप्लाई करना जरूरी है, और उसके नेक्स्ट ईयर तक का ऑप्शन है। उसके लिए भी सेपरेट फॉर्म फिल करके आपको असेसिंग ऑफिसर को बताना रहता है। फॉर्म नंबर 9A। आज हम लोग फॉर्म 10B ऑडिट रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। उन दो फॉर्म्स के लिए भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो अभी एग्जाम्पल में हमने 15% और 85% कंप्यूट कर लिया। इसमें से टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, और एक्सपेंडिचर में भी आपको ये ध्यान रखना है कि आउट ऑफ कॉर्पस कितना हुआ है एंड जो एक्चुअली पे नहीं हुए। ये सारे प्रोविजंस जो हैं वो फाइनेंशियली 21-22 में से एप्लीकेबल है। और इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है कि ITR 7 को आप कैसे फाइल कर सकते हैं, उसमें सेक्शन 11 क्या है, 12 क्या है, ITR 7 के जो शेड्यूल्स हैं उसके लिए सेपरेट 4 पार्ट्स में वीडियो बनाया है। आप मेरे चैनल में उसको देख सकते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैंने सेक्शन 11 को एक्सप्लेन किया है, और कौन कौन से जरिए से आपने अप्लाई किया है वो अलाउ नहीं होता है, वो सारी चीजें मैंने उस वीडियो में कवर किया है। उसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। तो अभी जो एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर, उसमें से आपको हटाना क्या क्या है जो एक्चुअली आपने पे नहीं किया है, या कॉर्पस से आपने पे किया है, या लोन और बोरोइंग से पे किया है, इन सबको आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये फाइनेंशियली 21-22 का यूटिलाइजेशन नहीं माना जाएगा। जब आप सारी चीजें माइनस करेंगे तो एक्चुअली जो अप्लाई हुई है वो अमाउंट आएगा। एंड अगर वो 85% से कम होता है तो आपको आपकी जो बाकी इनकम है, जो बैलेंस जो आपने अप्लाई नहीं कर पाए हैं, वो टैक्सेबल हो जाएगी। बट इनकम टैक्स में आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको एक्यूमुलेट कर लें सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 के तहत, एंड उसको नेक्स्ट 5 years या जब भी आपको लगता है कि हम अप्लाई कर लेंगे 1 साल के अंदर अंदर, तो आप वो बेनिफिट लेके असेसिंग ऑफिसर को बता सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल में क्या है, 85% हमें अप्लाई करना था, बट हमने सिर्फ 53%, जो कि 4,16,217 अमाउंट होता है, ये अप्लाई हुआ है। बाकी का जो 32% है वो अप्लाई नहीं हो पाया है। इस वजह से ये यूटिलाइजेशन नहीं माना जाएगा फाइनेंशियल 21-22 में। इसके लिए एक्यूमुलेशन का हम ऑप्शन यूज कर रहे हैं, जो कि सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 के तहत बताया गया है। अब हम फॉर्म 10 BD देखते हैं। फॉर्म 10 BD आप ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं एंड ऑफलाइन भी। बट ये जो फॉर्म 10B है, सॉरी, फॉर्म 10B आप ऑफलाइन भी फाइल कर सकते हैं, ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं, और ये CA के लॉगिन से ही फाइल होगा। ऑफलाइन के लिए आपको डाउनलोड सेक्शन में इनकम टैक्स फॉर्म में फॉर्म 10B की यूटिलिटी मिलेगी, जो कि जावा यूटिलिटी है। और जब CA अपने लॉगिन से देखेंगे तो वहां पर इनकम टैक्स फॉर्म में उनको फॉर्म 10B दिख जाएगा। इसके लिए सेम प्रोसीजर फॉलो करना है जो हम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में करते हैं, कि जब असेसी जिन जो ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन है उनको अपने लॉगिन से
सीए ऐड करना है, माय चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड देन आपको बैलेंस शीट और पीएनएल अपलोड करनी है। जब बैलेंस शीट पीएनएल अपलोड करेंगे तो सीए के पास लिंक चला जाएगा जिसके थ्रू वो फॉर्म 10B फिल करके अपलोड कर सकते हैं। जब आप यूटिलिटी ओपन करेंगे तो फॉर्म 10B के जो पार्ट्स है वो है फर्स्ट फॉर्म 10B जो कि ऑडिट रिपोर्ट है अंडर सेक्शन 12A(B). उसके एनेक्जर्स है एनेक्जर 1, एनेक्जर 2 एंड एनेक्जर 3। फॉर्म 10B में आपको कुछ कुछ ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करना है, आई या वी। अगर आप प्रोप्राइटर हैं तो आई, और अगर पार्टनरशिप फर्म है तो वी। हैव एग्जामिन द बैलेंस शीट ऑफ जो ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन है, उनका नाम आपको लिखना है, उनका पैन नंबर बताना है एज एट 31 March 22 एंड द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ऑफ द ईयर एंडेड on that date which are in agreement with the books of accounts maintained by the said trust or institution. Have obtained, or we have obtained all the information and explanation which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of the audit. In our opinion, proper books of accounts have been kept by the head office and the branches of the above named trust और इंस्टीट्यूशन। अगर आप ट्रस्ट को ऑडिट कर रहे हैं तो आपको ट्रस्ट सिलेक्ट करना है, अदरवाइज इंस्टीट्यूशन विजिटेड बाय अस सो फार as appear from our examination of the books and proper return adequate for the purpose of audit have been received from branches not visited by us subject to the comments given below। अगर आपके कोई कमेंट्स है तो आप यहाँ बॉक्स में बता सकते हैं। एंड इसके बाद आपको ईयर सिलेक्ट करना है एंड जो सीए की इंफॉर्मेशन है वो बताना है, नेम, एड्रेस, मेंबरशिप नंबर, प्लेस, डेट, फर्म नेम। अब मेन जो पार्ट है वो एनेक्जर्स का है। एनेक्जर 1 हमें कहता है एप्लीकेशन ऑफ इनकम फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस की डिटेल बतानी है। उसमें से फर्स्ट पॉइंट जो है वो है अमाउंट ऑफ इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर अप्लाई टू चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस इन इंडिया ड्यूरिंग द ईयर। आपने साल भर में कितना अप्लाई किया है, इसलिए आपके पास कंप्यूटेशन होना जरूरी है। जब हमने टोटल एक्सपेंडिचर से सारी चीजें माइनस की थी, कौन कौन सी जो हमने एक्चुअली पे नहीं किया, कॉर्पस से पे किया, लोन और बोरिंग से पे किया, जो जो चीजें अलाउ नहीं होती, यूटिलाइजेशन नहीं मानी जाती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11, वो चीजें सबट्रैक्ट करने के बाद जो बैलेंस अमाउंट आएगा वो आपका यूटिलाइजेशन मतलब एप्लीकेशन माना जाएगा। हमारे एग्जांपल में 4,16,217 था ऑप्शन। सेकंड में है whether the trust has exercised the option under clause 2 of explanation to section 11(1). If so, details of the amount of income deemed to have been applied to charitable or religious purpose in India during the previous year। इस सेक्शन में आपको डीम्ड एप्लीकेशन की बात करते हैं कि इनकम में कुछ ऐसे अमाउंट है जो कि आपको एक्चुअली रिसीव नहीं हुआ, इसकी वजह से आप अप्लाई नहीं कर पाए हो, तो आपके पास डीमिंग एप्लीकेशन ऑप्शन होता है जिसके लिए फॉर्म नंबर 9A फाइल करके असेसिंग ऑफिसर को बताना रहता है। तो अगर कोई ऐसी इनकम है जो कि रिसीव नहीं हुई है तो आप यस सेलेक्ट करके उसका अमाउंट बताएंगे। थर्ड है अमाउंट ऑफ इनकम एक्यूमुलेटेड और सेट अपार्ट। यहाँ पर ड्रॉप डाउन है एक्यूमुलेटेड और सेट अपार्ट और फाइनली सेट अपार्ट। अगर आप फाइनली सेट अपार्ट कर रहे हैं या फिर आप एक्यूमुलेटेड और सेट अपार्ट कर रहे हैं तो आपको वो सिलेक्ट करना है। फाइनली सेट अपार्ट मतलब आपने उसको फिर आप यूज नहीं करेंगे एप्लीकेशन के लिए, तो वो फाइनली सेट अपार्ट है। और अदरवाइज कुछ एक्सेस आपके पास 15% जो एक्यूमुलेशन है उससे आप एप्लीकेशन करते हैं तो एक्यूमुलेटेड और सेट अपार्ट। For application to charitable or religious purpose to the extent it does not exceed 15% of the income derived from property held under trust, wholly in part only। अगर आप होली फॉर ओनली फॉर सच पर्पस मतलब जिस पर्पस के लिए चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस फॉर्म हुई है उसके लिए कर रहे हैं होली, मतलब पूरा उसी ऑब्जेक्ट के लिए यूज होगा तो आप होली सिलेक्ट करें, या इन पार्ट यूज होगा क्योंकि 15% आपके ऊपर आप कैसे भी यूटिलाइज कर सकते हैं, तो इसलिए इन पार्ट का भी ऑप्शन दिया गया है। आप ये सिलेक्ट करके जितना भी 15% है वो आपको बताना है, टोटल इनकम का 15%। फोर्थ पॉइंट में है अमाउंट ऑफ इनकम एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11(1)(c)। अगर 11(1)(c) के तहत आपके कोई एग्जेम्पशन आप अवेल करें तो आपको यस करके उसकी डिटेल्स बतानी है एंड अमाउंट। अमाउंट ऑफ इनकम
इन एडिशन टू द अमाउंट रेफर टू इन आइटम 3 में हमने कौन सा बताया था 15% वाला, एक्यूमुलेटेड और सेट अपार्ट फॉर स्पेसिफाइड पर्पस अंडर सेक्शन 11(2). 15% के साथ साथ जो हमारा अंडर एप्लीकेशन हो पाया, जैसे हमारे एग्जाम्पल में 32% यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया, जिसके लिए हमें एक्यूमुलेशन का ऑप्शन यूज करना पड़ रहा है सेक्शन 11(2) के तहत, तो वो अमाउंट आपको यहाँ पर बताना है जो कि 2,48,972 है। यहाँ आप जो भी देखेंगे, आईटीआर 7 की बात करूं मैं, फॉर्म 10B की बात करूं या फॉर्म 10(9)A की बात करूं, इन सब में सेक्शन वाइज बात कर रहे हैं, तो आपको सेक्शन 11 की फुल नॉलेज होनी चाहिए, जिसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, जिसका आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वो आप सबसे पहले देखें कि व्हाट इज सेक्शन 11 एंड देन गो फॉर फाइलिंग आईटीआर 7 और फॉर्म 10B और फॉर्म 10A एंड 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदर द अमाउंट ऑफ मेंशन इन आइटम 5 में एक्यूमुलेशन वाली बात कर रहे हैं, अबव हैज बीन इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड इन द मैनर ले डाउन इन सेक्शन 11(2)B। जब हम 11(2)B की बी देखते हैं तो उसमें हमें मैनर बताया गया, कुछ कुछ कंडीशन बताई गई है, जब तक वो सेटिस्फाई होती है तो ही ये एग्जेम्प्ट रहेगा हमारा अमाउंट, जो कि हमने एप्लीकेशन नहीं किया है। तो आपको स्पेसिफिकली 11(5) में जो मोड्स बताया गया उसमें इन्वेस्टेड रखना है पैसा, तो यस करके आपको डिटेल ऑफ द इन्वेस्टमेंट बतानी है। 7th में है वेदर एनी पार्ट ऑफ द इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एन ऑप्शन वाज एक्साइज्ड अंडर क्लॉज 2 ऑफ एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 11(1) इन एनी अर्लियर ईयर is deemed to be income of the previous year under section 11(1)B। 11(1)B में बताया गया है कि जो पिछले सालों में अर्लियर ईयर्स में आपका डीमिंग एप्लीकेशन के तहत आपने एग्जेम्प्ट करवा दी थी इनकम, अगर वो अप्लाई हो रही है किसी भी कारणवश, जो कि 11(1) में बताया गया है कि आपने 11(5) में इन्वेस्टेड नहीं रखा है, या फिर आप टाइम जिस साल रिसीव हुआ तब आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, या उसके नेक्स्ट ईयर इन्वेस्टमेंट नहीं किया और टाइम चला गया है, तो वो इनकम मान ली जाएगी। तो उसको ही आपको यस नो नॉट एप्लीकेबल करके डिटेल बतानी है। नॉट एप्लीकेबल कब होगा कि अर्लियर ईयर्स में हमने कभी डीमिंग एप्लीकेशन किया ही नहीं है। नो होगा कि अभी भी टाइम नहीं गया है या हमारा इन्वेस्टेड है। और अगर यस है कि हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं रहा या फिर टाइम चला गया, हम अब एप्लीकेशन नहीं कर पाए और इनकम ट्रीट होगी, तो आपको यस करके डिटेल्स बतानी है। 8th पॉइंट में whether during the previous year any part of income accumulated or set apart for specified purpose under section 11(2) in any earlier years। 7th पॉइंट में डीमिंग एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं और 8th पॉइंट में 11(2) एक्यूमुलेशन की बात कर रहे हैं। तो अर्लियर ईयर्स में आपका कोई भी एक्यूमुलेशन है तो उसकी डिटेल्स आपको बतानी पड़ेगी। हैज बीन अप्लाइड फॉर पर्पस अदर देन चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस, अदर देन अगर आप करते हैं तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, यस करके आपको डिटेल बतानी है। हैज सीज टू रिमेन इन्वेस्टेड इन एनी सिक्योरिटी रेफर टू इन 11(2)B1 और डिपॉजिटेड इन एनी अकाउंट रेफर टू इन 11(2)B2 और 11(2)B3। अगर आपने जो मैनर बताया गया उसमें इन्वेस्टेड नहीं रखा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, तो आपको यस करके उसकी डिटेल बतानी है। yes no has not been utilized for purpose for which it was accumulated or set apart for during the period for which it was accumulated or set apart or in the year immediately following the expiry thereof। आपने accumulated रखा बट आप यूटिलाइज ही नहीं कर पाए तो वो टैक्सेबल हो जाएगी, आपको यस करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट जो एनेक्जर है एनेक्जर 2, वो बताता है कि आपने अगर कोई बेनिफिट प्रोवाइड किया है ऐसे पर्सन को जो कि रेफर्ड है सेक्शन 11 सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 में। अगर आपने कोई ऐसा बेनिफिट प्रोवाइड किया है फ्रॉम इनकम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन, तो आपको उसकी डिटेल जानकारी देनी है और जानकारी में आपको बताना है वेदर एनी पार्ट ऑफ द इनकम whether any part of the income of property of the trust was lent or continue to be lent in the previous year to any person referred to in section 13(3)। अगर ऐसे कोई प्रॉपर्टी को आपने बेनिफिट प्रोवाइड किया है पर्सन को, तो फिर आपको यस करके सारी डिटेल्स देनी है, डिटेल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, नेचर ऑफ सिक्योरिटी क्या थी। वैसे ही वेदर एनी पार्ट ऑफ द इनकम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रस्ट वाज मेड और कंटिन्यू टू बी मेड अवेलेबल फॉर द यूज ऑफ एनी पर्सन। यूज में अगर आपने पर्सन को यूज करने दिया है तो यस करके डिटेल ऑफ द प्रॉपर्टी
और अमाउंट ऑफ रेंट और कंपनसेशन चार्ज क्या किया आपने, ये सारी डिटेल बतानी है। वेदर एनी पेमेंट वाज मेड टू एनी सच पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बाय वे ऑफ सैलरी अलाउंस और अदरवाइज। अगर ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन ने 13(3) में जो पर्सन मेंशन है उनको सैलरी अलाउंस और अलाउंस या कोई बेनिफिट प्रोवाइड किया तो उसको यस करके आपको डिटेल बताना है। Whether the services of the trust were made available to any such person during the previous year, आपने ट्रस्ट की सर्विसेज अवेलेबल करवाई है तो आपको वो किस पर्सन का नाम क्या है, डिटेल और अमाउंट ऑफ रेम्युनरेशन बताना है। नेक्स्ट एनेक्चर 2 में ही आगे के पॉइंट्स हैं। वेदर एनी शेयर सिक्योरिटी और अदर प्रॉपर्टी वाज परचेज बाय और ऑन बिहाफ ऑफ ट्रस्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फ्रॉम एनी सच पर्सन। अगर आपने कोई शेयर सिक्योरिटी प्रॉपर्टी परचेज करी है सच पर्सन से तो नेम ऑफ द पर्सन, डिटेल और अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन आपने कितना पे किया, ये सारी चीजें बतानी है। वेदर एनी शेयर सिक्योरिटी और अदर प्रॉपर्टी वाज सोल्ड, आपने सेल किया तो सेल डिटेल्स बतानी है। अगर आपने डाइवर्ट करी है प्रॉपर्टी इनकम ट्रस्ट की इन फेवर ऑफ सच पर्सन तो आपको उसकी डिटेल 7th पॉइंट में बतानी है। एंड देन वेदर द income or property of the trust was used or applied to during the previous year to the benefit के लिए आपने किया है तो आपको उसकी डिटेल 8 पॉइंट में बतानी है। तो जो एनेक्सर 2 है वो पूरा का पूरा सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 में जो पर्सन्स डिफाइंड है उसके बारे में है। एंड लास्ट जो एनेक्सर है एनेक्सर 3 वो है इन्वेस्टमेंट हेल्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन कंसर्न इन विच सच पर्सन, जो रेफर्ड है 13(3) में वो उनका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। अगर ऐसे कंसर्न में आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको पूरी डिटेल बतानी है, नेम ऑफ द कंसर्न, कंट्री, एड्रेस, कंसर्न इज अ कंपनी, क्लास ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, वेदर द अमाउंट इन कॉलम 5 exceeds 5% of the capital of the concern during the previous year। तो ये सारी डिटेल आइटर 7 में भी जाती है और सेम डिटेल आपको 10B में भी देना है। तो दिस इज हाउ फॉर्म 10B फिल होगा और उसके बाद आप इसको XML करके अपलोड कर देंगे। तो ये ऑफलाइन यूटिलिटी है, वैसी ऑनलाइन यूटिलिटी में भी सेम एनेक्सर्स हैं। तो होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।